नई दिशाएं में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। वर्ष 2017 में हमारे माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने ये कहा था कि इस बात की बहुत ही ज़्यादा आशंका है कि हमारा जो देश है वो मानसिक समस्याओं की महामारी से जूझ सकता है। अभी के समय अगर हम देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी जो आशंका है वो कहीं ना कहीं सत्य साबित हो चुकी है। हमारे देश में हर 7 में से एक इंसान किसी न किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहा है। बीते वर्ष दिसंबर में केंद्र ने राज्यसभा में भी इस बात पर चिंता जताई थी। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम इसी पर चर्चा करेंगे और साथ ही हमारा जो शहर है रांची, यहाँ पर CIP यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री जो है वो 100 साल से भी अधिक वक्त से यहाँ पे स्थापित हुए उसको वक्त हो चुका है। ये ब्रिटिश शासन में इसकी स्थापना की गई थी और बीते कई वर्षों में यहाँ पे कई ऐसी तकनीक लाई गई जिससे जो मनोचिकित्सक रोगी हैं, जो कि मेंटल पेशेंट्स हैं, उनके इलाज में जिससे मदद हो सके। यहाँ पर न सिर्फ देश विदेश से बल्कि हमारे देश से बाहर के भी लोग इलाज के लिए आते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में CIP के असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड अविनाश शर्मा मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, जो पेशेंट्स हैं उनकी जो संख्या है हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसकी क्या वजह है सर? क्यों मेंटल पेशेंट्स जो हैं उनकी संख्या हमारे देश में इतनी बढ़ रही है? एक तो इसमें ये कारण समझा जा सकता है कि जो ये कोविड 2020 से शुरुआती दौर में ही इसने जो लोगों को चपेटे में लिया, लॉकडाउन हुआ, तो इसके चलते जो ज़िंदगी पूरी चरमरा सी गई और इससे लोगों की आजीविका पे काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव पड़ा। खासकर जो हमारे कहा जाए ग्रामीण हमारे जो भाई बंधु हैं और वो पलायन करके वो दूसरे बड़े शहरों में जो गए थे, कुछ वो अपनी आजीविका किसी तरह वो चलाते थे, तो उन पर एक बहुत बड़ी आपदा आई और उन्होंने कैसे वापस पलायन किया अपने घर पर। तो ये तो एक उस तबके की बात हो गई। मगर दूसरा आप अगर देखें, विद्यार्थी, उन्हें भी अचानक स्कूल वो न जा पाए, घर पे ही रहकर, और जो एक होता है जो आम तौर पर कोविड के पहले जो ज़िंदगी थी उसमें लोगों से मिलना जुलना कम हो गया या करीब करीब बंद सा हो गया, तो कई सारे तनाव आए जीवन में जो 1900 या कहा जाए 2020 से पहले नहीं थे। तो चाहे वो आर्थिक दबाव हो या एक सामाजिक जो कुछ तनाव आया कि आप मेलजोल कम हो गई, तो ये सब चीज़ों से मिला जुला कर एक मानसिक स्वास्थ्य पर एक इस पर प्रभाव पड़ा है। जो हमारे मनोचिकित्सक हैं उनकी एक सोसाइटी है देश में, उसका नाम है इंडियन साइकाइट्रिक सोसाइटी। तो उसने शोध किया और ये पता लगा कि करीब मनोरोगों में 20% की वृद्धि हुई, की बढ़ोतरी हुई कोविड आने के बाद में। साथ ही जैसे अब सोशल मीडिया का जो चलन है उसमें मिनट की आपको अपडेट आ रही हैं कि आज यहाँ पे इतने कोविड केसेस मिले, वहाँ पर ये हुआ, और लोगों के भी हाथों में हमेशा न्यूज़ 24/7 जो आ गई, तो इसके चलते भी अब लोगों की नींद खराब हुई, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स लोगों में ज़्यादा देखे गए और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स बढ़ गए। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स मतलब हो गया एक घबराहट या बेचैनी महसूस करना, आप अपने में एक आराम या सुकून नहीं महसूस कर पा रहे हैं। तो ये सारी ही चीज़ें मिला जुला कर उन्होंने ये इस परिस्थिति को उत्पन्न किया है। मतलब कोविड का भी एक बहुत बड़ा काफ़ी बड़ा इसमें योगदान रहा है बेशक। तो जब कोविड का समय चल रहा होगा तो जाहिर सी बात है पेशेंट्स की संख्या बढ़ गई होगी। हाँ। तो CIP में इसको किस तरीके से हैंडल किया गया, क्योंकि आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस पे मेंटेन करना है उस वक्त और उसको ध्यान में रखते हुए आपको सब तक, हर किसी तक हेल्प पहुँचानी है, तो वो मैनेजमेंट कैसा रहा? इसमें जो हमारी अस्पताल की सेवाएं हैं वो कभी रुकी नहीं। बस इसमें हमने ऐसा किया कि पहले जो भर्ती मरीजों को किया जाता था उसमें एक और हमने एक कहा जाए सुरक्षा या सेफ्टी प्रिकॉशन, एक सुरक्षा का एहतियात ये बना दिया कि अंदर भर्ती करने के पहले मरीजों को हम एक बाहर के वार्ड में रखा करते थे
जहाँ पर उनका कोरोना वायरस का जांच RT-PCR वो पहले हम करते थे। अगर ये पाया जाता था कि उनको कोरोना वायरस जांच में रिपोर्ट नेगेटिव है, मतलब उनको कोरोना वायरस नहीं है, सिर्फ उसी सूरत हाल में उनको अंदर भर्ती किया जाता था। तो ये हमने एक अपनाया। ऊपर से हैंड सैनिटाइज़र हुए, मास्क्स हुए, ये सब हमने उपलब्ध कराए वहाँ पर। सोशल डिस्टेंसिंग के हमने पोस्टर्स लगा दिए। मौखिक रूप से जानकारी दी गई कि कैसे संक्रमण से बचना है। तो ये सारी हमने अपनाई, ये सारी तरकीबें अपनाई। और अच्छी बात ये है कि कम से कम पिछली जो लहर आई थी अप्रैल मई में 2021 में, तो उसमें हमारे अस्पताल के अंदर एक भी मरीज को कोरोना वायरस नहीं हो पाया। हालांकि स्टाफ को हुआ ज़रूर, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, मगर मरीज एकदम पूरी तरह सुरक्षित रहे हमारे ये सब एहतियातन कदमों की वजह से। अभी हाल ही में CIP में ये बिहेवियरल एडिक्ट क्लिनिक खोला गया है, जो मोबाइल एडिक्शंस होंगे या फिर स्क्रीन एडिक्शंस जो होते हैं उसके लिए। तो ये जो इसका प्रोसेस है, एक बार आप इसको समझाएं। उससे पहले मैं चाहूँगी कि जो नोमोफोबिया की हम बात करते हैं कि आपको मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन हो गया है, तो क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं कि ये, या फिर कहीं कुछ है कि ये अगर आपके अंदर सिम्टम्स है तो शायद आपको नोमोफोबिया है या आप फ़ोन एडिक्ट हो चुके हैं, तो आपको कंसल्टेशन लेना चाहिए? देखिए, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें सिखाया है किसी भी चीज़ की अति खराब है। जी बिल्कुल। तो हालांकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारी ज़िंदगी आसान कर देती है, मगर इसकी अति होने से उसका परिणाम ये हो सकता है जैसे कि आपकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, आप घर में अपने बच्चों पर, अपनी पति या पत्नी पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अब ज़्यादा समय आप मोबाइल से या लैपटॉप से ही आप लगे हुए हैं। और अगर आप कामकाजी हैं, एम्प्लॉयड हैं, तो आपके काम में बाधा आ रही है। आप काम पर आप एकाग्र होकर आप नहीं रह पा रहे हैं। आपको हर 2 मिनट 3 मिनट पे आपको कुछ फेसबुक पे जाना है, इंस्टाग्राम पे जाना है, जिससे आपके काम में बाधा आने लग जाए। तो ये लक्षण इसमें कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपको शायद कोई मदद की ज़रूरत है? जब आपकी ज़िंदगी में, और ज़िंदगी से मेरा मतलब है ज़िंदगी के 2 आयामों से, एक तो आपके घरेलू आयाम से और एक आपके कामकाजी आयाम से, जो सोशियो ऑक्यूपेशनल डोमेन हम कहते हैं, इन दोनों में ही जब आपके अत्यधिक टेक्नोलॉजी के प्रयोग से बाधा आने लगे, तब आप समझ लें कि कुछ आपको एक प्रोफेशनल मदद की ज़रूरत है। जी हाँ, तो उसके साथ ही अब ये जो क्लिनिक हमने कहा कि इसका जो स्टार्ट किया गया, तो इसका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से ट्रीटमेंट इसमें प्रोवाइड की जाएगी? तो सबसे पहले इसमें आप खुद वहाँ पर स्वयं आएँ। एटलीस्ट पहली बार आपको खुद चलकर आना पड़ेगा, और वहाँ पर आपकी एक जांच होगी। जांच से मेरा मतलब है एक आपका साक्षात्कार होगा, एक इन पर्सन असेसमेंट होगा। तो उसमें कई सारे सवाल आपको पूछे जाएंगे। हो सकता है कि करीब ये 45 मिनट से 1 घंटा समय लगे पूरी आपकी असेसमेंट में। और उसके बाद में अगर डॉक्टर को लगता है कि वाकई में आपको इंटरनेट एडिक्शन की समस्या है, तो उसके बाद उपचार शुरू होगा। तो या तो ये उपचार सिर्फ मौखिक हो सकता है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक हम कहते हैं, तो डॉक्टर हो गए मनोचिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट हो गए मनोवैज्ञानिक। तो मनोवैज्ञानिक सिर्फ बातचीत से आपका इलाज कर सकते हैं, और मनोचिकित्सक मतलब जो डॉक्टर हैं वो दवाई दे सकते हैं आपको, टैबलेट, क्योंकि ये डॉक्टर होते हैं। तो ये कोई भी मानसिक रोग का इलाज सिर्फ दवाई नहीं होता है, दवाई के साथ साथ मौखिक बातचीत भी होती है। तो ये दोनों, ये टीम रहती है, तो टीम में साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों मिलकर फिर आपका इलाज करेंगे। जी, तो जैसा कि कहा कि टीम होती है, एक दवा भी देते हैं और काउंसलिंग भी आपका चलता है इसी प्रोसेस में। उसके साथ ही जब हम डिप्रेशन, जैसे कि हिंदी में अवसाद भी कहते हैं, उसकी बात करते हैं, तो WHO ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें कहा गया था कि हमारा जो देश है वो विश्व में सबसे ज़्यादा डिप्रेसिव कंट्री है। डिप्रेशन के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हमारे कंट्री में है। और अभी रिसेंटली BIT मेसरा और CIP ने साथ में मिलकर एक तकनीक निकाली है जिससे कि डिप्रेशन जो है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। उस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं।
तो ये आपने बहुत एक अहम बात आपने कही है। न सिर्फ अवसाद में हम अव्वल देशों में मतलब हम इसमें अव्वल आ रहे हैं, मगर आत्महत्या में ये भी बहुत एक दर्दनाक ये एक तथ्य है कि हमारे यहाँ दुनिया भर में आत्महत्या जो होती हैं वो किसी भी देश से 26.6% से रेट है हमारे देश से। बिल्कुल, ये विश्व आंकड़े का ये 26% है करीब। तो अब 1/4 आप समझ सकते हैं। तो ये कोई गर्व की बात नहीं है इन चीज़ों में अव्वल होना। मगर जो आपने अभी बात करी, जो शोध हुआ था, एक पेटेंट बना है, तो इसमें BIT और CIP ने मिलकर काम किया है। इसमें होता क्या है कि आप समझिए एक टोपी अगर पहनाई जाए आपके सर पर, तो जो दिमाग की तरंगे हैं, आखिर दिमाग में भी विद्युत संचार हो रहा है जिसके चलते हम सोच समझ पाते हैं। तो वो विद्युत को पकड़ा जाता है उस टोपी पर, और ऐसा शोध में कुछ पता चल रहा है कि वो विद्युत की तरंगों से अगर किसी को अवसाद होने वाला है तो वो पहले ही उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और इसके चलते बहुत जल्दी इलाज शुरू हो सकता है। तो जिसके चलते फिर बाद में जाकर जो ये बहुत ही कहा जाए सिवियर रूप धरता और फिर आत्महत्या या कुछ दुर्घटना होती आगे, तो वो सब फिर लोग बच जाएंगे उन सब चीज़ों से। जी, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि जैसे अगर आपको इलाज चाहिए तो ज़रूरी है कि आप पहले तो खुद ही पहुँचे। लेकिन सर, जब हम मानसिक ये मेंटल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में ना एक बहुत ही गलत सी इमेज भी बनी हुई है, ठीक है, कि सेल होता है, चेन्स होते हैं, लोगों को लगता है कि पता नहीं किस तरीके का ट्रीटमेंट करेंगे। फैमिली में तो एक शेम फैक्टर आ जाता है कि घर अगल बगल वालों को पता चलेगा कि इसके घर में कोई पागल है सबसे पहले। तो वो जो एक स्टीरियोटाइप है, इसको दिमाग से हटाना कितना ज़रूरी है कि मेंटल इंस्टीट्यूशन का वो जो हमने एक फिल्मों में एक इमेज जो हमारे दिमाग में बन गया है, उससे हटाना। फिर से बहुत अहम मुद्दा आपने छेड़ा है, वो है कलंक या तिरस्कार का। तो अगर किसी को मानसिक रोग है तो सामाजिक कलंक के डर से कई बार घर वाले या स्वयं मरीज़ खुद मदद लेने में देरी कर देते हैं। तो इसमें मैं कहूँगा कि समाज का एक बहुत बड़ा एक योगदान है। हमारी 5000 साल की पुरानी सभ्यता है, और हमारी सभ्यता हमको यही सिखाती है कि जो हम में से जो कमज़ोर हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, उनके प्रति संवेदनशील हम बने, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो या मानसिक बीमारी हो। तो इसमें समाज का बहुत बड़ा एक योगदान बनना चाहिए अब, और इसमें जागरूकता मेरे हिसाब से बढ़ रही है। पिछले 20 सालों में ही मैं कह सकता हूँ, अब लोगों में कम डर है कि वो किसी मनोरोग का इलाज करा रहे हैं और किसी और को पता चल जा रहा है, तो अब इस बात का वो कम तिरस्कृत महसूस कर रहे हैं। तो इसमें जैसा मैंने कहा, समाज का काफ़ी बड़ा एक योगदान बनता है। साथ ही जो हम CIP केंद्र मनोचिकित्सा संस्थान जैसे संस्थानों का भी इसमें भूमिका ये है कि वो जागरूकता फैलाएं। और जैसा दर्शाया गया है सिनेमा में कि पागल खाना, और ये शब्द से भी तिरस्कार बढ़ता है, तो पागल खाना न कहें उसे मानसिक रोग अस्पताल कहें। तो ऐसे अगर आपको मौका मिले, आप कभी अगर CIP अपने दर्शकों को दिखाएंगी, तो आप देखेंगे कि जो सिनेमा में दर्शाया गया है उससे कितना विपरीत है, सूरत हाल कितनी विपरीत है। और मैं अपने निजी तजुर्बे से कह सकता हूँ, मैं विदेश में भी काम किया हूँ, कि विदेश में जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो भर्ती होते हैं मरीजों को, उससे बेहतर है हमारे यहाँ CIP रांची में। जो खुली जगह है मरीजों को चलने फिरने में, लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ है, वो बैडमिंटन खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, तो अंदर में हरियाली है, पार्क बने हुए हैं, वहाँ बेंचेस हैं। तो अंदर का माहौल बहुत ही कहा जाए बड़ा ही एक मनोरम सा वो दृश्य बनता है। कभी हो सकता है आपको मौका मिले दर्शकों को दिखाने का। जी, तो इससे मैं आपके दर्शकों को बताना ये चाह रहा हूँ कि
वास्तविकता जो है वो काफ़ी अच्छी है जहाँ तक सीआईपी के अस्पताल के अंदर की बात है। और जैसा सिनेमा में आपने देखा होगा कि बेड़ियों से कोई जकड़े हुए हैं या कुछ, तो ये सब महज सिनेमा तक ही सीमित है। ये बातें ये वास्तविकता में नहीं होती हैं। जी, जैसा कि आपने कहा कि जागरूकता फैलाने की बहुत ज़रूरत है, तो क्या सीआईपी के भी कोई ऐसे इनिशिएटिव्स हैं या वहाँ पे भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिससे कि देश भर में लोगों को जागरूक किया जाए? बिल्कुल। जो सितंबर महीना रहता है वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ कहते हैं उसे। तो उस पूरे महीने में, सितंबर महीने में प्रत्येक दिन करीबन कुछ न कुछ जागरूकता पे इवेंट का आयोजन होता है। और ये जो जागरूकता के बारे में बताया जाता है, ये या तो खुद सीआईपी के परिसर में होता है या जैसे कुछ और सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनके साथ सहयोग करके वो सीआईपी के बाहर में भी आयोजित किया जाता है। कोरोना वायरस का एक कहा जाए इससे एक अच्छी बात ये हुई है कि आजकल सारे प्रोग्राम ऑनलाइन हो जा रहे हैं। तो बहुत सारे जो उसमें प्रतिभागी हैं वो ऑनलाइन जुड़कर भी वो देख सकते हैं कि क्या आयोजन हो रहा है। तो ये बहुत सारी संस्थाएं हैं। अब जैसे रांची में ही इतनी सारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं। अब चाहे यूनिसेफ आप ले लें या आप झारखंड सीएसओ फोरम हो गया, एकजुट एक गैर सरकारी संस्थान है जमशेदपुर में। इन सब से हमारा कहा जाए एक मुआहदा हुआ है या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, जिसके तहत हम कम्युनिटी लेवल तक, हम गांव और शहर तक जाकर लोगों के घरों तक जाकर जागरूकता फैलाने का काम का प्रयास कर रहे हैं। अभी अगर सीआईपी सिर्फ इन पर्टिकुलर अगर इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो क्या कुछ ऐसे मुख्य रूप से चैलेंज आपको लग रहा है या चुनौती जो है वो संस्थान के सामने आपको नज़र आ रही है जब हम मानसिक पेशेंट्स और समस्याओं की बात करते हैं? तो देखिए, चुनौतियाँ तो ज़्यादातर मरीजों की ही हैं। अब जैसे मान लीजिए दूर दराज से मरीजों को आना पड़ता है तो इसमें उनका खर्चा बढ़ता है। और अगर एक मरीज के साथ दो घर वाले आ रहे हैं तो मतलब वो दो घर वालों की भी उस दिन की आमदनी जो है वो मार खा रही है। तो हालांकि ऐसे संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा करने में, मगर हमें थोड़ा दूरअंदाज होकर ये समझना पड़ेगा कि जो भारत सरकार का डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 से चल रहा है उसको सुदृढ़ करने की ज़रूरत है, जिससे कि हर ज़िले में जो मनोरोग है, मनोवैज्ञानिक हैं, जो साइकाइट्रिक नर्स है, वो हर ज़िले में पहुँचे, जिससे लोगों को कम से कम एक अपने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत हो तो वो अपने ज़िले में जाकर वो पहले दिखा पाएँ, उन्हें इतनी दूर दूर चलकर नहीं आना पड़े। तो ये मुझे सबसे बड़े अभी हमारे देश के सामने अगर कोई चुनौती है तो मुझे लगता है हमें अपना डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को मजबूत बनाना पड़ेगा। और इसमें झारखंड थोड़ा पीछे चल रहा है। हमारे यहाँ 24 ज़िले हैं जिसमें महज 3 ज़िलों में डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम अभी ऑपरेशनल है। तो इसको हमें मजबूत करने की ज़रूरत अभी है, काफ़ी काम इसमें करना है। दूसरा है जैसे कि कुछ जैसे आपने जिक्र किया कि ये 100 साल पुराना संस्थान है, तो जो बिल्डिंगें बनी थी, भवन बने थे, वो सब 100 साल पुराने हैं, वो अंग्रेज़ों ने बनाए थे, तो उनकी देख रेख हुई। या और कुछ अगर नई बिल्डिंग हमें बनानी है, क्योंकि तकरीबन 1 लाख मरीज आते हैं प्रत्येक साल हमारी ओपीडी में, तो अब इतनी बड़ी तादाद में मरीज आ रहे हैं तो उनके लिए और बड़े भवन चाहिए। तो ये सब कुछ और बातें हैं। बिल्कुल। जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जैसा कि आपने कहा कि ये तो खैर आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखकर नहीं आता है कि आपके पास, लेकिन इसमें खर्चा भी बहुत रहता है। ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि जो गरीब है उनको कोविड के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, कितनों के जॉब्स चले गए। तो एक हमेशा से फाइनेंशियल फैक्टर रहता है कि हेल्प चाहिए लेकिन उस लेवल के पैसे नहीं है। जब हम सीआईपी में इन जनरल बात करें तो यहाँ पे ट्रीटमेंट का अगर हम देखें तो किस तरीके के रेट्स हैं? देखिए, ये बहुत ही किफ़ायती है या कहा जाए अफोर्डेबल है।
तो अगर आपको ओपीडी में किसी भी डॉक्टर को या साइकोलॉजिस्ट को दिखाना है तो ये मुफ्त है। अच्छा जी। जहाँ प्राइवेट में जाते और 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये आपके लगते, तो वो जो आप दिखाएंगे यहाँ मुफ्त है। ये हो सकता है कि आपको थोड़ी देर वहाँ पे इंतज़ार करना पड़े क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। अगर आप भर्ती होते हैं तो इसमें 3 रेट हैं। अगर मैं सबसे सस्ते रेट से चलूँ, पहले सबसे सस्ती रेट के बारे में बताता हूँ आपको। 10 रुपये प्रतिदिन। अच्छा जी। तो 10 रुपये में आपका 3 टाइम का खाना, 2 टाइम का नाश्ता, आपकी दवाइयाँ, देख रेख, बिजली, पानी, सब कुछ 10 रुपये प्रतिदिन। इससे नेक्स्ट थोड़ा अगर आपको खर्च आप कर सकते हैं तो 30 रुपये प्रतिदिन लगता है, और इससे भी ज़्यादा खर्च कर सकते हैं तो 40 रुपये प्रतिदिन। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही अफोर्डेबल है, कि काफ़ी अफोर्डेबल है, और हाँ। पैसे तो बिल्कुल भी फैक्टर नहीं रखने चाहिए अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है। सर, जैसे कि हमने शुरू में बात की कि मानसिक जो बीमारियां हैं वो इतनी तेज़ी से हमारे देश में फैल रही है, उसका एक रीज़न कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि हर स्तर पे हम थोड़ा थोड़ा चूक गए। अगर हम मेंटल हेल्थ केयर एक्ट की बात करें तो जो 1987 में एक्ट थी उसमें आपने बात की एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी, लेकिन जो पेशेंट्स हैं उनके राइट्स के बारे में हमने बात नहीं की। इस वजह से फिर 2017 में हमें वापस लाना पड़ा, जैसे इनैक्ट होते होते 2018 लग गए, मतलब अभी से 2-3 साल पहले। बाकी भी लेवल्स में अगर हम बात करें तो अवेयरनेस लोगों में बिल्कुल भी नहीं है इस वक्त में। तो क्या वजह है कि इतनी संख्या में पेशेंट्स हैं हमारे पास? ठीक है, समस्या इतनी बड़ी है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम इतनी पीछे रह गए हैं इसकी सॉल्यूशंस को हर तक पहुंचाने में। ठीक है, ये फिर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका मैडम। तो इसमें जैसे जितने भी हमारी जानकारी है मनोरोगों के विषय में, अब जैसे अगर हम डिप्रेशन या अवसाद की बात करें, अगर 100 लोगों को आप इकट्ठा करें इस कमरे में, उनमें से आप पाएंगे कि 5 लोगों को अवसाद है। तो अगर आप 125 करोड़ लोगों को इकट्ठा करती हैं, उसका 5% आप कैलकुलेट कर लीजिए, आप हिसाब लगा लीजिए, बहुत बड़ा नंबर आएगा। बहुत बड़ा नंबर, जी बिल्कुल। तो करीब 5 करोड़ हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, तो अगर 1% लोगों को भी कोई पर्टिकुलर मनोरोग होता है तो वो ट्रांसलेट करके बहुत बड़े नंबर में तब्दील हो जाता है। और साथ ही साथ मानसिक मरीज हैं इतने ज़्यादा, मगर जो उनका उपचार कर सकते हैं क्या उसी संख्या में हैं? इसका उत्तर है नहीं। जी बिल्कुल। क्या उतने साइकाइट्रिस्ट या मनोचिकित्सक हैं, उतने साइकोलॉजिस्ट हैं, उतने साइकाइट्रिक नर्सेज हैं जो WHO के मापदंड हैं कि आपको इतनी जनसंख्या में इतना मनोचिकित्सक होना चाहिए? वो हम बहुत पीछे चल रहे हैं। करीब 7 या 8 हज़ार हमारे पास हो सकता है साइकाइट्रिस्ट हों देश में, ये भी ठीक से हमें पता नहीं। हमें आंकड़े हमें अभी तक ठीक से पता नहीं है। तो मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा और जो चिकित्सक हैं उनकी संख्या बहुत कम। जी बिल्कुल। तो ये हमें दिखाता है। अब अगर आप बजट की बात करें, विकसित देशों में आप देखेंगे वो अपने जो स्वास्थ्य का जो बजट है उसका 10% मानसिक रोगों में वो लगाते हैं। हमारे यहाँ हमारा स्वास्थ्य का बजट है उसमें 0.05% हम दे रहे हैं मनोरोगों के लिए। तो कहाँ से हम और अस्पताल या और डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, नर्सेस हम बना पाएंगे? तो कुछ ये सारे कुछ मुद्दे हैं जिस पे मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर और काम होगा। और काम हो रहा है। अच्छा, अगर जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं मानसिक समस्याओं के बारे में, हमारे दर्शकों को अगर कुछ मैसेज देना चाहें तो वो क्या होगा? एक तो मैं कहूँगा कि अब शर्माने की, हिचकने की अब वो समय नहीं रहा। अगर आपको कोई भी मानसिक परेशानी है तो आप बेधड़क एक विश्वसनीय मनोचिकित्सक के पास आप पहुँचे। इसमें आप विलम्ब न करें और दूसरों की परवाह आप न करें। आपका स्वास्थ्य सबसे सर्वोपरि है, जान है तो जहान है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रही है तो आप सामाजिक तिरस्कार की आप परवाह न करें एकदम। और अगर कुछ कह रहा है आपको, जिससे आपको बुरा लग रहा है, तो आप उसे समझाने की 1 या 2 बार कोशिश भी करें। तो आप एक दूत हैं, एक एम्बेसडर हैं, और आप समाज में भी आप जागरूकता आप खुद भी आप अपने लेवल पे फैला सकते हैं।
तो मेरा तो यही संदेश होगा। जी बिल्कुल। प्लस क्यों हमारे पास ये जब हम CIP की बात करें तो ऐसे बहुत सारी तकनीक इस वक्त है जो पूरी तरीके से जो अगर पेशेंट्स है जो मदद के लिए आएंगे उनको मदद दी जा सकती है। बहुत ही टॉप लेवल की यहाँ पे टेक्निक्स है। तो जैसा कि हमने सर ने भी कहा कि जो शेम फैक्टर है उसको बिल्कुल भी हम साइड कर दें, और अगर हमें लग रहा है कि मदद की ज़रूरत है, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे राज्य में ही केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान स्थापित है जहाँ पर हम बहुत ही कम दाम में जाकर मदद ले सकते हैं। सर आप आएँ, आपने जो जानकारियाँ दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।